ઇન્ડિયા એસએમઈ ફોરમે જીએસટી અધિકારીઓ અને ઝોનલ અધિકારીઓ સાથે ગોળમેજી પરામર્શનું આયોજન કર્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય ઉદ્દેશ જીએસટી માળખામાં એમએસએમઈ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતી સમસ્યાઓ અને પડકારોની ચર્ચા કરવાનો હતો। આ બેઠકમાં જીએસટીના કાઉન્સિલના પ્રતિનિધિઓ, વરિષ્ઠ કર અધિકારીઓ અને વિવિધ ઉદ્યોગો પ્રતિનિધિઓ હાજરી આપી હતી। ચર્ચા દરમિયાન એમએસએમઈએસ જીએસટીને પ્લાન સરળીકરણ અને વ્યવસાય કરવાની સરળતા અંગે પ્રતિસાદ શેર કર્યો। ઓપન હાઉસ સેશનમાં તમામ હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો પણ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન જીએસટી સંબંધિત ગ્રાઉન્ડ લેવલના મુદ્દાઓ અને નીતિગત સંવાદ પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો। ये पिछले 4-5 सालों से हमारी पहल रही है कि कैसे जीएसटी को आसान कराया जाए। अगर आप देखें आज 8 करोड़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं पूरे देश भर में, बट जीएसटी पे सिर्फ 1.5 करोड़ एमएसएमईज हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हर एमएसएमई जो भारत का एंटरप्रेन्योर है वो जीएसटी से आईटीसी क्रेडिट का फायदा उठाए, लाभ उठाए, बट उसके लिए जीएसटी को और सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है और कंप्लायंस कम करने की आवश्यकता है, और इसमें हम लोग भारत सरकार के साथ कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। सर, अधिकारीगण भी यहाँ पर आए हुए थे, कुछ समस्या बताई गई थी, तो समस्या के बारे में अधिकारीगण का क्या कहना है? देखिए, अधिकारी जितने भी आज स्टेट से भी और सेंटर से भी जो अधिकारीगण आए थे, उन्होंने बड़ी शांति से सब डिस्कशन सुना। मैंने कोशिश करी कि उन तक सब जितनी भी पॉइंट्स थे, करीबन 4700 हमारे जो मेंबर हैं गुजरात में, उन्होंने जो पॉइंट्स भेजे थे उनको विस्तार से मैंने उनके सामने रखा, और कुछ और एसोसिएशन जो आए थे उन्होंने भी अपने पॉइंट्स रखे, और उनका क्लियर ये मानना है कि जीएसटी और बेसिकली जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, ये हमारे जीडीपी का एक आधार है, और वो आधार तभी प्रोग्रेस कर सकता है और देश तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब ये छोटे मंझले उद्योग धीरे धीरे आगे बढ़ें, बड़ा काम करें, बड़ा टर्नओवर करें और लोगों को एम्प्लॉय करें, तभी उसी में हमारे देश की भलाई है। और वो करने के लिए हर प्रकार का कंप्लायंस हमको इजी करना पड़ेगा, ताकि छोटे से छोटा उद्यमी भी उसको इजीली अपना पाए और उस पे उसको साथ चला के अपना कंपेटिटिवनेस बढ़ाए और बिजनेस कर पाए। तो व्यापारी भी आए थे, और तो मुख्य समस्या जो व्यापारी ने बताई, आपने भी बताई, क्या मुख्य समस्या? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो आज मुझे लगता है व्यापारियों के लिए वो ये है कि आज पूरा जीएसटी का जो लाइबिलिटी है वो बायर पे है। आज मैंने किसी से जीएसटी का बिल लिया, उसको पूरा भुगतान कर दिया, बट वो आदमी फिर 6 महीने बाद जीएसटी नहीं भरे, टैक्स नहीं भरे, उसकी भी लाइबिलिटी मेरी है। तो मैं एक बार जीएसटी भी उसको दे दिया और उसने भरा भी नहीं, तो वापस मुझे भरना है, और उसके ऊपर 18% पेनल्टी भी भरनी है मुझे क्योंकि डिले हुआ। तो ये अजीब सी सिचुएशन है। ये सब कार्य मुझे लगता है बड़े उद्योग कर सकते हैं, जिनके पास लोग होते हैं तो वो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आदमी जीएसटी में प्रॉपर है कि नहीं, उसने फाइलिंग करी है कि नहीं। छोटा आदमी, छोटा उद्योग या मंझला उद्योग या मिनी उद्योग ये सब नहीं कर सकता, तो इसलिए हम लोग फंस जाते हैं और 2 बार वही टैक्स भरना पड़ता है विद पेनल्टी। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और गुजरात में ये कई लोगों ने, करीबन 1000 से ऊपर लोगों ने, ऑलमोस्ट 25% जो हमारी मेंबरशिप है उन्होंने बोला ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट बोली है वो ये कि आईटीसी का रिफंड अगर टाइम पे नहीं हो गया, अगर मेरे पास मान लीजिए 2 करोड़ का बिजनेस है और उसमें अगर मेरा 20 लाख या 25 लाख रुपए फंसा पड़ा हुआ है एक साल तक, तो मेरा तो कैश फ्लो खत्म हो गया। और ये पैसा कोई बैंक मुझे कोई 1-2% प्रतिशत पे नहीं देगा, वही बैंक मुझे 18%, 17%, 16% पे देगा, जबकि मैं जो सरकार से मुझे मिलेगा वो केवल 6% है। तो बाकी का लॉस कौन भरेगा? युद्ध के हालात हैं, उसमें किस तरह की परिस्थिति है? और देखिए, युद्ध में मुझे लगता है, आई थिंक भारत एक ऐसा देश है जहां पे हमारे आसपास सब देशों में पेट्रोल, गैस, डीजल, केरोसिन सबकी रेट्स बढ़ गई हैं,
और बढ़ ऐसे गई हैं, कहीं पे 100% ज्यादा बढ़ी हैं, कहीं पे 20% ज्यादा बढ़ी हैं, कहीं पे 60% ज्यादा बढ़ी हैं। भारत सरकार ने ये सब रेट्स को हैंडल करने के लिए जिस प्रकार से उसको मैनेज किया है, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। और ये हम नहीं, ये बाकी देश भी बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे तो ऐसा हुआ, उनके यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। तो पहली बात तो वो है। दूसरी बात ये है कि जहां तक हमारे उद्योगी हैं, उद्यमी हैं, उन लोगों को एनर्जी सप्लाई कॉन्स्टेंटली मिलनी चाहिए, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। दूसरी बात, जो अभी जैसे मान लीजिए कोल पे कोई काम कर रहे थे, कोयले पे, तो वो उनको शिफ्ट करके गैस पे लाए हम लोग। अब गैस से उनको रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पे लाना है, ये बड़ी एक प्राथमिकता भारत सरकार की है, जहां पे हर कोई ये जो एनर्जी सोर्सेज है उस पर डिपेंड ना हो, क्योंकि ये हमारी डिपेंडेंस उस पर रिलैक्स करेगी। और जैसे मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मोरबी में हमारी ज्यादातर ये जो इकाइयां हैं वो कोयले से शिफ्ट होकर गैस पे चली गई, और उनके लिए गैस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी पीएनजी पे है, तो पीएनजी इज पाइप, तो उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। हाँ, जहां पे उनके जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो जो एलपीजी यूज कर रहे हैं वो बेचारे फंस गए, क्योंकि एलपीजी मिल नहीं रहा। और वो लोग ब्लैक मार्केट से, क्योंकि उनके खुद के नाम पे सिलेंडर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ब्लैक मार्केट से लेते थे, बट वो ब्लैक मार्केट का सिलेंडर आज 4-5 हजार रुपए का जब बिक रहा है, तो वर्कर की क्षमता नहीं है वो खरीदने की, जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ हो रही है। और हम सरकार से कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं और हमारे मेंबर से भी बोल रहे हैं कि भाई हर क्लस्टर में जहां पे भी भारी तादाद में माइग्रेंट लेबर है, उस माइग्रेंट लेबर को आप कम्युनिटी कैंटीन्स, कम्युनिटी किचन में 1-1.5 महीने का उसका इंतजाम करिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे सब जितने भी उद्यमी हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करने को रेडी हैं। हमारे जितने भी सीएसआर वाले जितनी भी कंपनीज है वो इसमें पार्टिसिपेट करने को रेडी हैं। और मुझे लगता है ऑलरेडी भारत सरकार पास कई सारी स्कीमें हैं अन्न दान की और ये सब की, जिसको यूटिलाइज करके कम्युनिटी किचन्स हर क्लस्टर में बनाए जा सकते हैं, ताकि एक भी लेबर का खाने पीने की वजह से पलायन ना हो। बहुत बहुत ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज।